हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। रसायन विज्ञान में हम लोग तीसरे चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं और इस तीसरे चैप्टर में हम लोग तत्वों के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, तत्वों की पीरियाडिसिटी की बात कर रहे हैं। अर्थात जो भी तत्व अब तक खोजे गए हैं उनको अध्ययन की सुविधा के लिए कैसे डिवाइड किया गया अलग अलग भागों में, उन भागों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। कल तक के टॉपिक में हम लोगों ने इस चीज़ को देखा था कि तत्वों को क्लासिफाइड करने के लिए मेंडलीफ के द्वारा जो दी गई मूल आवर्त नियम था और उसके जो मूल आवर्त सारणी थी उसके लक्षण और उस मूल आवर्त सारणी के दोष की चर्चा हम लोगों ने किया था। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे, चूंकि मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में कुछ दोष पाए गए थे, उन्हीं दोषों को दूर करते हुए हम लोग संशोधित आवर्त सारणी की बात करेंगे। संशोधित आवर्त सारणी के आधार पर हम लोग जो है मूल आवर्त नियम की जो दोष थे उनको दूर करते हुए आधुनिक आवर्त नियम की हम लोग बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि जो भी कमियां थी मेंडलीफ के मूल आवर्त सारणी में उसको दूर करते हुए एक नए आवर्त नियम की चर्चा की गई, बात की गई, और वो नया आवर्त नियम है आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम, देखिए आधुनिक आवर्त नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? क्योंकि मेंडलीफ ने मूल आवर्त नियम में ये कहा था कि परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया जाए तो उनके जो आवर्ती फलन है परमाणु भार के हो जाते हैं। कब? जब भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों एक तरह से। कुल मिलाकर के मूल आवर्त नियम यही कहता था कि जो तत्व हैं उनके परमाणु जितने भी हैं उनमें उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन एक्चुअल में जब एकदम सही चीज़ें जब परमाणु भार की एकदम विस्तृत रूप से जब देखा गया और एक्चुअल में परमाणु भार की जब गणना हो गई, यानी दशमलव में भी परमाणु भार आने लगे पूर्णांक को छोड़ करके, तो उस आवर्त सारणी को गलत सिद्ध कर दिया गया, उस आवर्त नियम को गलत कर दिया गया और इस आधार पर फिर एक नया नियम लाया गया और वो नियम है आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम में क्या है कि इस नियम के अकॉर्डिंग तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। वहाँ क्या था कि परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते थे। वहाँ परमाणु भार था, यहाँ परमाणु क्रमांक है। तो इस तरह से दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर आ गया। पहले में परमाणु भार को लिया गया था लेकिन दूसरे में परमाणु क्रमांक को लिया गया। अब देखिए बात, जब पहले में परमाणु भार लिया गया था तो जाहिर सी बात है कि परमाणु भार जो है वो दशमलव में भी आ सकते हैं, लेकिन जो क्रमांक होगा वो कभी भी दशमलव में नहीं आएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप क्लास में हैं, रूल नंबर चल रहा है तो रूल नंबर 1 मतलब रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 ऐसे चलते हैं। कभी भी रूल नंबर 1 के बाद रूल नंबर 1.1 नहीं आएगा, जब भी आएगा 2 ही आएगा। इसलिए इस दशमलव और एक्चुअल में जो गणना है इससे निजात पाने के लिए इस नियम को संशोधित किया गया और इस नियम को संशोधित करने के बाद एक नियम जो लाया गया वो आधुनिक आवर्त नियम है। तो इस नियम को हम लोग याद कर लेंगे कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यहाँ परमाणु क्रमांक दिमाग में रखना है हमको लोगों को, और इसके पहले परमाणु भार था। तो अब हम इस नियम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि इसके आधार पर उन्होंने क्या किया, किसने? मेंडलीफ ने एक संशोधित आवर्त सारणी दिया और इस नियम को ध्यान में रखते हुए मेंडलीफ ने एक संशोधित आवर्त सारणी दिया। उस आवर्त सारणी के लक्षण की हम लोग बात करेंगे कि इस आवर्त सारणी में उन्होंने क्या कहा। क्योंकि मूल आवर्त सारणी था उसमें उन्होंने कहा था कि 12 क्षैतिज पंक्तियां हैं, 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम है। तो इस आवर्त सारणी की सिचुएशन क्या बनती है उसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। अब देखिए इस आवर्त सारणी में उन्होंने क्या कहा कि संशोधित आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। राइट, ठीक है, क्योंकि जो परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया गया था उसी आधार पे तो वो गलत सिद्ध हुआ था। इसलिए उसको दूर करते हुए परमाणु भारों को नहीं बल्कि परमाणु क्रमांकों के आधार पर व्यवस्थित किया गया। पहला विशेषता आवर्त सारणी का, इसका संशोधित आवर्त सारणी की पहली विशेषता, पहला लक्षण है। दूसरी बात देख रहे हैं कि संशोधित आवर्त सारणी में अब देख रहे हैं यहाँ पे 10 क्षैतिज पंक्तियाँ हैं। कितनी पंक्तियाँ हैं? 10 क्षैतिज पंक्तियाँ हैं। अब इस तरह से इन 10 क्षैतिज पंक्तियों को 7 मुख्य क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया जिन्हें आवर्त कहा गया। तो कुल मिलाजुला करके सीधे हम मुख्य पे आते हैं कि इस आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां थीं, यानी इसमें ऐसे 7 क्षैतिज पंक्तियां थीं। 1 2 3 4 देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस तरह से ये क्षैतिज पंक्तियां थीं, इनमें 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 ये सिचुएशन आती है इसकी। और उसमें कितने थे? 12 थे। और लक्षण देखते हैं इसमें। अब इन्हीं क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त का नाम दिया जाता है, इन्हें आवर्त बोला जाता है प्रिय। अब देख रहे हैं और क्या लक्षण है इसमें, और लक्षणों को देख लें। इस आवर्त सारणी में
पहले आवर्त को अति लघु आवर्त कहा जाता है, यानी पहला जो आवर्त है इसे अति लघु कहा जाता है। ये पहला जो आवर्त है बाएं से दाएं चलने पे आवर्त होता है, ऊपर से नीचे चलने पर वर्ग होता है। तो पहला जो है इसे अति लघु आवर्त कहा गया, और दूसरे और तीसरे को लघु आवर्त कहा गया, और पांचवें को दीर्घ आवर्त, छठवें को सातवें को जो है अति दीर्घ आवर्त कहा गया। यानी इसमें पहला लघु आवर्त है, ये जो पहला है इसे हम इस तरह से देखें तो इसे हम कह सकते हैं कि यह लघु आवर्त है, और दूसरा और तीसरा को अगर ये अति लघु है, पहला अति लघु आवर्त बिल्कुल छोटा, और दूसरा तथा तीसरा जो है लघु आवर्त है, ये दूसरा और तीसरे को उन्होंने कहा ये लघु आवर्त है। ठीक है, इसके बाद जो है चौथे और पांचवें को कहा ये दीर्घ आवर्त है। उसके बाद ये चौथा और पांचवा जो है ये दीर्घ आवर्त है, और शेष जो है वो अति दीर्घ आवर्त हैं, अति दीर्घ आवर्त। तो इस तरह से ये किसने कहा, मेंडलीफ ने कब, अपने संशोधित आवर्त सारणी में बांट दिया, 7 क्षैतिज पंक्तियों में बांटा, और सातों को भी अलग अलग डिवाइड कर दिया। पहले को अति लघुत्तरी नहीं मतलब अति लघु आवर्त, दूसरे और तीसरे को लघु, और चौथे और पांचवें को दीर्घ, और बाकी जो शेष थे छठे और सातवें को उन्होंने अति दीर्घ आवर्त का नाम दिया। आगे फिर क्या उन्होंने देखा कि आगे उन्होंने ये चीज़ देखा कि इस आवर्त सारणी में, हम संशोधित की बात कर रहे हैं, संशोधित आवर्त सारणी में ही इसमें 9 ऊर्ध्वाधर कॉलम थे। उसमें कितने थे, प्रारंभिक की जब हम बात किए थे परसों के टॉपिक में तो देखे थे 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम थे, लेकिन इसमें कितने होंगे, इसमें 9 ऊर्ध्वाधर कॉलम है। कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम थे, 9 ऊर्ध्वाधर कॉलम ऐसे उन्होंने बनाया था संशोधित आवर्त सारणी में, और इस ऊर्ध्वाधर कॉलम को वर्गीय समूह कहा गया था। उसके बाद फिर इस आवर्त सारणी में दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्वों को देखिए, ये जो टॉपिक है, ये जो लाइन है, इस लाइन के आधार पर आपको अति लघुत्तरी सवाल पूछे जाते हैं, कंपटीशन में पूछे जाते हैं एग्जाम्पल दे करके। इसके अलावा जो है आपसे यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं अति लघुत्तरी सवाल में कि निरूपक तत्व कौन है। निरूपक तत्व जो हैं आपको ध्यान देना है कि दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्वों को प्रारूपिक तत्व या निरूपक तत्व कहा जाता है। कौन कौन से हैं अभी हम चर्चा कर ले रहे हैं। तो देख रहे हैं क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि ये तत्व अपने वर्ग में उपस्थित उन तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगुवाई करते हैं। जो गुण उनका होता है, शेष गुण जो गुण उनका होता है वही बाकी के तत्वों के भी गुण माने जाते हैं उसके, इसलिए इसको निरूपक तत्व के नाम से भी जाना जाता है। किसको, दूसरे और तीसरे आवर्त को। फिर उन्होंने क्या लक्षण में कहा संशोधित आवर्त सारणी के, कि इस आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त के वर्ग फर्स्ट और सेवंथ तक, मतलब वर्ग फर्स्ट से ले करके, यहाँ से लिखा हुआ है, वर्ग फर्स्ट से सेवंथ तक माने सातवें तक, क्योंकि टोटल तो 9 है ना, तो सातवें तक के तत्व सेतु तत्व कहलाते हैं, ब्रिज एलिमेंट कहलाते हैं। कहाँ से लेकर के, तृतीय आवर्त के वर्ग 1 से 7वें तक देख रहे हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 वर्ग हैं। अब ये कह रहे हैं कि तृतीय आवर्त के वर्ग फर्स्ट से 7वें तक, अब ये तृतीय आवर्त है, देख लीजिए ये तृतीय आवर्त है, यहाँ वर्ग से 7वें तक, यानी यहाँ से ले करके 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यानी यहाँ तक के जो तत्व हैं, ये जो बोल्ड लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो दिखाई दे रहा बोल्ड लाइन, इन तत्वों को जो है इसमें जितने भी एलिमेंट्स रखे गए इनको कहा गया कि ये सेतु तत्व हैं, सेतु तत्व के नाम से जाना जाता है इनको। ठीक है, ये पूरे 1 2 3 4 5 6 7 तत्व टोटल होंगे, इस तरह से इन्हें सेतु तत्व कहा जाता है। और फिर देख रहे हैं द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व, द्वितीय आवर्त हमारा ये है, द्वितीय आवर्त कौन है, ये है हमारा। अब यहाँ देख रहे हैं द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व तृतीय आवर्त के कुछ तत्वों के साथ विकर्ण संबंध बनाते हैं। अब द्वितीय आवर्त में कौन कौन से तत्व रखे गए हैं इसको मैं अलग से आपको बता दे रहा हूँ कि द्वितीय आवर्त में जो भी तत्व रखे गए हैं, देख लीजिए, एक लिथियम रखा गया है, एक बेरिलियम रखा गया है। इसके अलावा द्वितीय आवर्त में अगर हम बात करें तो बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, और फिर एक लास्ट में आखिरी गैस में आता है नियान या नई के नाम से जानते हैं। तो ये कह रहे हैं कि द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व तृतीय आवर्त के, तो तृतीय आवर्त में भी हम लोग देख लें कौन कौन से तत्व रखे गए हैं। तृतीय आवर्त में रखे गए हैं सोडियम रखा गया है, तृतीय आवर्त में रखा गया है मैग्नीशियम रखा गया है, इसके अलावा एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, इसके अलावा फास्फोरस है, सल्फ़र है, यस रिप्रेजेंट करेंगे सल्फ़र है, फिर क्लोरीन है, और लास्ट में आखिरी गैस में आर्गन है।
तो इस तरह से अब इनमें से कुछ तत्व एक दूसरे के साथ विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। कौन कौन दर्शाते हैं, अब इसी के अकॉर्डिंग देख लें। देखिए, इसका इसके साथ विकर्ण बन रहा है, अब इसका देख रहे हैं इसके साथ विकर्ण बन रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं बीई का, ये देख रहे हैं एल का एम के साथ विकर्ण बन रहा है, बीई का एल के साथ विकर्ण संबंध बन रहा है, बोरान का सिलिकॉन के साथ विकर्ण संबंध बन रहा है। तो इस तरह से ये विकर्ण संबंध दर्शाते हैं, ये क्या करते हैं, एक दूसरे से विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। और ये भी पूछा जाता है आपसे परीक्षा में अलग से कि विकर्ण संबंध दर्शाने वाले तत्व और किस वर्ग के हैं, किस आवर्त के हैं, ये भी पूछा जाता है। तो इस लाइन को ध्यान से देखिए, द्वितीय आवर्त के कुछ तत्व हैं जो तृतीय आवर्त के कुछ तत्वों के साथ विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। और इस तरह से ये पूरा का पूरा दर्शा दे रहे हैं। और वही एग्जाम्पल यहाँ भी नीचे लिखा हुआ है, जिस एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर समझा दिया हूँ। ये आपके द्वितीय आवर्त के हैं, यानी द्वितीय आवर्त के तत्व हैं, और ये आपके तृतीय आवर्त के तत्व हैं। तो इस तरह से ये आपके निकल जाए, ठीक है। और इस तरह से ये इनकी संशोधित आवर्त सारणी की जो विशेषता है वो संशोधित आवर्त सारणी है, और उस संशोधित आवर्त सारणी के लक्षण हैं। इसके आधार पर जो हम लोगों ने देखा कि संशोधित आवर्त सारणी क्या है, इस संशोधित आवर्त सारणी के लक्षण क्या हैं, और इस संशोधित आवर्त सारणी के पहले इसका बेस जो है अर्थात नियम जो है वो संशोधित आवर्त नियम, मतलब आधुनिक आवर्त नियम क्या है, इसकी चर्चा हम लोग किए। अब हम लोग इसके आधार पर जो है कल के टॉपिक में हम लोग इस संशोधित आवर्त सारणी की विशेषताएँ क्या हैं, महत्व क्या है, इसकी बात करेंगे, और इसके दोष क्या हैं इसकी चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।